जो संघर्ष करते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की जो हमारी चौथी कविता चल रही थी, कैमरे में बंद अपाहिज, पढ़ेंगे, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। इस कविता में रघुवीर सहाय ने मीडिया पर कटाक्ष किया है। मीडिया जनसंचार का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है उसके ऊपर जब अपाहिज या अपंग व्यक्ति का दूरदर्शन के ऊपर जो इंटरव्यू लेते हैं, जो उनका इंटरव्यू लेने का जो तरीका है, उसके ऊपर कवि ने कटाक्ष किया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पहले पद्यांश को इन पंक्तियों के साथ हमें जोड़ना है। पहले कवि ने क्या बताया था कि एक अपाहिज को मंच के ऊपर ला करके बंद कमरे में उसको बार बार कि आप अपंग क्यों हैं, कैसे हुए, आपको कैसा लग रहा है, उसको रुलाने की कोशिश कर रहे थे। और वो इस तरह से बार बार बेतुके सवाल पूछने से और उसकी कमजोरी वो साबित कर रहे थे, तो वो अपाहिज व्यक्ति रो पड़ता है। फिर मीडिया वाले क्या कहते हैं कि हम पर्दे पर, यानी कि अब हम टीवी पर दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, यानी कि कैमरा बड़ा करके जब वो रोएगा, फूली हुई आंख यानी कि आंखें आंसुओं से भरी हुई, कि वो फूट फूट कर रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, और वो सीन हम बड़ा करके, उसकी जो फोटो है बड़ी करके आपको दिखाएंगे दर्शकों को। बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कि उसको रोते हुए बड़ी तस्वीर के साथ आपको बताएंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट, बेचैनी। जब उसको अपनी कमजोरी पता चलेगी कि हाँ मैं तो बहुत कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता, जैसे वो मीडिया वाले कह रहे हैं कि बड़ा दर्द है, आप तो दुनिया के सामने नहीं आ सकते, कुछ कर नहीं सकते, इस तरह से वो इस तरह के सवाल करेंगे तो उसके मन में हीन भावना हो जाएगी। और उसका जो अपंगता है वो दर्शक देखेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, तो वो उसकी जो बेचैनी है उसके होठों पर साफ दिखाई देगी। और वो कैमरे से उसके पास ले जाकर के कैमरा बड़ी तरह से, जो उसके होठ कांपते हुए हैं और उसके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, एक बहुत बड़ी तस्वीर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां पेश करेंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कवि ने यहां कोष्टक में बात और रखी है कि दर्शक लोग जैसे ही उसकी रोती हुई आंखों से आंसू झलकते हुए देखेंगे, रोती हुई तस्वीर देखेंगे, उसकी बेचैन होठ देखेंगे, उसकी जो ऐसी स्थिति देखेंगे कि वो ऐसे रो रहा है, वो बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, तो शायद दर्शक उसकी पीड़ा, जो उसकी अपंग व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अपंग व्यक्ति को हमेशा दूसरों की सहायता की जरूरत रहती है, तो वो पीड़ा कवि कहते हैं शायद, आशा है कि उसकी पीड़ा को समझ पाएंगे। इस तरह से मीडिया वाले उसकी तस्वीर पेश करेंगे जिसके कारण वो दर्शक उसकी पीड़ा को समझेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। मीडिया वाले क्या करते हैं कि उसको इस तरह से उसकी तस्वीर दर्शकों के सामने पेश करते हैं, बड़ी ही दयनीय, कि एक और कोशिश करेंगे और भी उसका दर्द बढ़ाने के लिए, कि वो बिल्कुल अपनी गरीबी गाए, बिल्कुल दीन भाव से उसको लोग देखे, समझे, तो वो फिर भी हम और कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी उससे और सवाल जवाब पूछेंगे। और दर्शक, यहाँ दर्शक होती है देखने वाले, कवि ने यहाँ दर्शक शब्द का प्रयोग किया है, इसी को कहते हैं व्यंजना। इसके अंदर कवि ने व्यंग्य किया है कि दर्शक देखेंगे, देखने वाले होते हैं। और अगर इस तरह के जो सामाजिक उद्देश्य वाले कार्यक्रम अगर टीवी पर प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि वो लोगों के सामने इस तरह का अगर कोई टॉपिक उठाते हैं, इस तरह की कोई समस्या लेकर आते हैं, तो या तो कुछ मीडिया वाले उसके लिए करें,
या दर्शक देखने वाले होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो उनके लिए कुछ करें। दर्शक कवि ने यहाँ शब्द प्रयोग किया कि वो सिर्फ देखते रहते हैं, उसका सिर्फ आनंद लेते हैं और वो अपने कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। धीरज रखिए कि आप आराम से टीवी पे देखते रहिए। अब हम कई बार टीवी देखते हैं, जैसे बीच में ब्रेक आ जाता है तो ये कहते हैं कि हम 2 मिनट में गए और यूं आए, आप बैठे रहिए आराम से, हम अभी आते हैं, फिर आपके सामने हम और कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम को और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए। इसी तरह कवि ने यहाँ शब्दों का प्रयोग किया कि आप धीरज रखिए, देखिए, देखते रहिए टीवी, हम और कोशिश करेंगे उसको और रुलाने की, उसकी और अपनता आपको बताने की। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं कि जैसे ही उसको अपंगता महसूस होगी, वो कमजोर और हो जाएगा इस तरह से सवाल जवाब पूछने से, तो वो भी रो पड़ेगा और उसकी पीड़ा देख करके दर्शक भी रो पड़ेंगे और दोनों जब रोएंगे तो जो मीडिया वाले हैं उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य ये नहीं कि हम अपाहिज लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्यक्रम होते हैं ये। और कवि ने यहाँ क्या कहा है कि वो दोनों को रुला करके अपने कार्यक्रम को मात्र सफल बना रहे हैं। आप और वह दोनों रोएंगे, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि ने कहा कि जब वो फिर और नहीं रो पाता, फिर वो कहते हैं धीरज रखिए, हम और भी इसकी कमजोरी बताएंगे और इसके दुख दर्द आपको गिनवाएंगे, दिखाएंगे, तो फिर वो और कोशिश करेंगे, कैमरा पास लेके आएंगे। जब उसके आंसू और नहीं निकलेंगे तो वे कहेंगे कि बस करो, अब कैमरे को दूर हटा दो, नहीं हुआ कि अब ये नहीं रो रहा है, रहने दो, हम कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि ने इन पंक्तियों में क्या कहा है? एक बात तो ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, जनसंचार के हैं चाहे दूसरे हैं, उनका टाइम बंधा हुआ होता है कि 1 घंटे का, 2 घंटे का कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो वो समय के अनुसार करते हैं। तो कि 1 घंटे के अंदर जैसे कोई अपाहिज को लाएंगे तो उनसे कहेंगे कि 1 घंटे का कार्यक्रम है, आप उसमें अपनी बातें भी पूरी बता देना और रो भी देना ताकि जनता आपको सुन सके। और दर्शकों को भी ये कहेंगे कि 1 घंटे में जो जो चीजें हम बता रहे हैं उनको ध्यान से सुने। कहने का मतलब कवि का ये है इस पंक्तियों के अंदर। अब मुस्कुराएंगे हम कौन यहाँ पर? मीडिया वाले, कि अपना कार्यक्रम सफल होने के बाद बहुत खुश होंगे कि हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पीड़ित भी रोया, उसको रोता देखकर जनता भी भावुक हो गई, वो भी रोने लगी, उनका उद्देश्य पूरा हो गया, फिर बहुत खुश होंगे, मुस्कुराकर कहेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कि सामाजिक उद्देश्य यानी कि समाज की भलाई के लिए जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं वो आप देख रहे थे। मीडिया का क्या काम होता है? इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि समाज की भलाई के लिए कार्य करे। तो फिर वो इसको ये नाम देंगे, उस पीड़ित को और पीड़ित करके समाज के अंदर एक अपाहिज आ जाता है, उसको वो पीड़ित करते हैं, उसकी कमजोरी उसको बता देते हैं, उसको दुखी करते हैं। फिर वो कहेंगे कि हम सामाजिक उद्देश्य वाला कार्यक्रम आपको दिखा रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई, कि थोड़ी कमी रह गई, समय कम था। और कि पीछे वाली पंक्तियों में ये भी कवि ने कहा कि बस करो, नहीं हुआ, यानी कि वो नहीं रो पाया। तब वो कहते हैं कि समय की कीमत है, थोड़ी सी कसर रह गई, वरना हम तो और कुछ भी आपको बताते। धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद करके अपना जो कैमरा है वो बंद कर देंगे, अपने चैनल का जो वो कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य वाला बता रहे थे उसको वो बंद कर देंगे धन्यवाद के साथ। काव्य सौंदर्य देखें। अपाहिज व्यक्ति के प्रति कवि ने संवेदना प्रकट की है और मीडिया वालों के ऊपर कटाक्ष किया है, दर्शकों के ऊपर कटाक्ष किया है, और साथ ही साथ कवि ने व्यंजना का प्रयोग किया है कि कहीं ना कहीं अपाहिज व्यक्ति भी अपनी कमजोरी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है।
कि जिस प्रकार वो मीडिया वालों का साथ देता है, उनके कहने पर रोता है, अपनी दीनता दर्शकों को बताता है, दुनिया के सामने लाता है, वो भी कवि ने उसके ऊपर भी व्यंग्य किया है। तत्सम तद्भव विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कसम, साहट और वक्त, कसर, ये है हमारे उर्दू के शब्द। उर्दू के शब्द हो, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे फारसी के हो, ये विदेशी शब्द होते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति का कवि ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। जहां व्यंग्यात्मकता होती है वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर मीडिया वालों पर, दर्शकों के ऊपर की वो मात्र देखते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ काम नहीं करते। और मीडिया वालों पे क्या व्यंग्य कवि ने किया है कि वो मात्र उनको दुखी करते हैं, ना कि सामाजिक उद्देश्य वाला वो कार्यक्रम होता है उसको सही ढंग से पेश करते हैं। करुण रस का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है कि किस प्रकार एक अपाहिज रोकर और अपनी पीड़ा और अपनी कमजोरी सबको बताता है। प्रसाद गुण, दृश्य बिंब पूरी की पूरी कविता में बड़ा सुंदर कवि ने प्रस्तुत किया। एक मंच हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग, मुक्त छंद, संगीतात्मकता भी नहीं है और ना ही कहीं पर लय तुक यहाँ मेल खा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार कहाँ आया है? पर्दे पर पै की आवृत्ति हो रही है, बहुत बड़ी बै की आवृत्ति हो रही है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां हमारा कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास। पदमेत्री अलंकार कहाँ आया है? जहां पद क्या होता है? वो शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाता है वो हमारा पद कहलाता है। यानी कि अब ये कह दें कि ये दो शब्द मिल रहे हैं, नहीं, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वो पद हो जाता है। और इस वाक्य का यह पद और दूसरे वाक्य का यह पद बिल्कुल मेल खा रहे हैं, तो यहाँ पदमेत्री अलंकार है। और हमारा स्वर मेत्री भी अलंकार आया है। देख, रखिए, देखिए, स्वर मेल खा रहे हैं, ए, तो स्वर मेत्री बड़ा सुंदर अलंकार। और उल्लेख अलंकार कहाँ आता है? उल्लेख किसे कहते हैं? किसी बात को बताने की जो क्रिया होती है वो होता है उल्लेख। और उल्लेख अलंकार क्या होता है? जब किसी कविता के अंदर कोई बात बता रहे हैं और उनको अलग अलग रूपों में, कोई एक बात बता रहे हैं उनको अलग अलग रूपों में। यहां कवि ने एक अपाहिज के रोने की बात की है और वहां अलग अलग की रोने को किस तरह से मीडिया वाले प्रकट कर रहे हैं कि बड़ी आंखों में आंसू दिखा रहे हैं, उसके होठों की बेचैनी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर जैसे ही वो कहते हैं कि अब कार्यक्रम बंद करना है तो कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, इस तरह से कार्यक्रम बंद करने के लिए विभिन्न रूपों का प्रयोग यहाँ किया है कि जिस बात को कई तरह से पेश किया जाए, वहां हमारा उल्लेख अलंकार आता है। अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में जो कविताएं हैं वो किस प्रकार आती है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के एग्जाम की कि कक्षा 12 के एग्जाम में कविता के आधार पर कितने नंबर का आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके जो पद्यांश हैं वो आते हैं। कक्षा 12 में आपकी 10 कविताएं हैं। 6 नंबर का आपका आता है कवि परिचय। कवि परिचय के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। और 6 नंबर का आपका आता है पद्यांश। 10 कविताओं में से आपको 6 नंबर का एक पद्यांश मिलेगा, वो करना पड़ेगा। और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन कविताओं के आधार पर, कविताओं से संबंधित। और 5 नंबर के छोटे क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले होते हैं वो आएंगे। तो आपके टोटल 20 नंबर के कविताओं के आधार पर, जो आपके 20 नंबर का आएगा आपका कविताओं के आधार पर। तो इसमें कवि परिचय के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, वो आपको याद करने होते हैं। आपको क्वेश्चन
की बात करें हम, अगर कई बार ये होता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर पर आप वीडियो बनाओ, क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाओ, तो मैं बता दूं कि अगर कविता का भाव हम अच्छे से समझ लें, उसी के अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर पाठ भी है उसको हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं, कोई भी लेसन है, कोई कहानी है, कुछ भी हम अगर उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी कहीं से आ जाओ, हम उसको बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। कई बार तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चे ये सवाल करते हैं कि ये तो हमारी बुक में क्वेश्चन था ही नहीं। हमें क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देना होता, हमें ध्यान देना होता है कविताओं में और हमारी जो पाठ होते हैं उनके ऊपर। उनको ध्यान से अगर हमने पढ़ लिया, हमारे भाव कि कवि ने इस कविता में बताया क्या है, वो अगर हम आसानी से समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन चाहे कैसे ही घुमा फिरा कर आए, कौन सा भी क्वेश्चन हो, उसका उत्तर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बड़ी आसान तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं। पद्यांश आपको किस प्रकार करना है कि पद्यांश में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में हमें 3 चीजें जरूरी होती है बतानी। पुस्तक का नाम बताना होता है कि कौन सी पुस्तक से ये कविता ली गई है। दूसरा, आपको कवि का नाम बताना होता है। कवि का नाम बताते हुए इसको अवतरण चिन्ह में डाल लेना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या बताना है? कविता का नाम बताना है, उसको भी अवतरण चिन्ह में डालें कविता का नाम बताते हुए। और एक बात, 3 बातें तो ये हो गई आपकी, और चौथी बात कौन सी है कि जो मुख्य भाव कविता का है, उस पद्यांश का मुख्य भाव होता है कि कवि ने इसमें अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट की है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। 1 लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर, ज्यादा बड़ा प्रसंग करने की जरूरत नहीं होती। फिर व्याख्या यानी कि भावार्थ, यानी कि सरल अर्थ करके, जिस प्रकार मैं आपको कविताएं करवाती हूँ, सरल अर्थ करके, जिस पद्यांश जो आपको दे रखा है उसकी व्याख्या सरल शब्दों में करनी होती है। फिर आपका काव्य सुंदरी, 6 प्रसंग व्याख्या के अंदर आपको प्रसंग, व्याख्या और काव्य सुंदरी। 10th में तो काव्य सुंदरी अलग से आता है, इसके अंदर आपको साथ में अलग से भी दे दिया जाता है, लेकिन अगर 6 नंबर का आपका पद्यांश है तो उसमें प्रसंग, व्याख्या और काव्य सुंदरी तीनों आपको करने होते हैं। काव्य सुंदरी में मैं 10 लाइन आपको करवाती हूँ, जरूरी है 10 की 10 लाइन लिखनी, कि काव्य की विशेषता अगर आप बता रहे हो, काव्य की सुंदरता आप बता रहे हो, तो कम से कम 6 मार्क्स के लिए 10 लाइन आपकी होनी चाहिए। 10 लाइन किस प्रकार आप याद रख सकते हो? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कविता के अंदर हमें क्या क्या बताना है, कि भाषा बतानी है कि कौन सी भाषा है। जैसे इस कविता की भाषा है खड़ी बोली। भाषा से पहले हम भाव बता सकते हैं कि कविता के अंदर, इस पद्यांश के अंदर कौन सा भाव है, मुख्य भाव के बारे में हम बता सकते हैं। जिस प्रकार हम प्रसंग के नीचे जो लाइन लिखते हैं वही मुख्य भाव होता है, वही हम काव्य सुंदरी की पहली लाइन में लिख सकते हैं, दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, भाषा बता सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम शब्द बता सकते हैं कि शब्द देशी है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। चौथी लाइन में हम शक्ति बता सकते हैं कि कौन सी शब्द शक्ति का कवि ने प्रयोग किया है। फिर रस की, कविता को पढ़कर कौन से आनंद की प्राप्ति हुई है, तो हम रस बता सकते हैं। फिर गुण बताते हैं हम। फिर हम बताते हैं बिंब कविता के अंदर है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं बताना होता, अगर है तो कौन से बिंब का प्रयोग है, सर्वे का है, दृश्य का है, आस्वाद्य का है। छंद का प्रयोग कवि ने अगर कर रखा है तो हम लिख देंगे छंदबद्ध रचना है, अगर छंद का प्रयोग नहीं है तो हम लिखेंगे मुक्त छंद रचना है। फिर हम लास्ट 10 जो हमारी लाइन होती है उसके अंदर हम बताएंगे कि अलंकार कौन कौन से हैं। आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें।